हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। क्या हो अगर आपके हाथ एक ऐसा डिवाइस लग जाए जो आपको ये बता सके कि कसिनो में आप किन नंबर्स पर जुआ जीत सकते हैं और इस डिवाइस की मदद से आप ये जुआ जीतने में कामयाब भी हो जाएं। आज की कहानी भी दो ऐसे ही स्टूडेंट्स के बारे में है जिन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसकी मदद से वो पूरे अमेरिका के कसिनो सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो गए और कसिनो सिक्योरिटी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनके साथ हज़ारों डॉलर्स का फ्रॉड हो चुका है। चूँकि हर कसिनो अपने यहाँ खेलने वाले हर प्लेयर पर बहुत बारीकी से नज़र रखता है, मगर इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका इतना हैरत अंगेज़ और चौंका देने वाला था जिसके बारे में ना कभी किसी ने सोचा और ना ही सुना। तो आखिर वो कौन सा डिवाइस था जिसकी मदद से स्टूडेंट्स कसिनो को लूटते थे, कैसे वो इस डिवाइस को बनाने में कामयाब हुए और क्या कभी कसिनोज इन दोनों को पकड़ने में कामयाब हुए, ये जानकर आप हक्का बक्का रह जाएंगे। कहानी शुरू होती सन 1978 से, जब दो कॉलेज स्टूडेंट्स लास वेगस के कसिनो में एक थ्योरी और एक डिवाइस के साथ एंट्री करते हैं। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर एक सीक्रेट डिवाइस लगा रखा था। मतलब ये एक छोटा सा कंप्यूटर डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट था जो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला था। ये डिवाइस उन्होंने इसीलिए लगा रखा था ताकि उन्हें रूलेट मशीन में आने वाले नंबर्स का पता पहले ही चल जाए और वो दो इन नंबर्स पर दाव लगाकर जुआ जीत सकें। रूलेट मशीन वो गेम होता है जिसमें हर बार व्हील को स्पिन किया जाता है और उसमें घूमने वाली बॉल्स किन नंबर्स पर जाकर रुकेंगी ये बिल्कुल रैंडम होता है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मगर इन दोनों स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इन दोनों का मानना था कि वो इस रूलेट गेम को क्रैक करके जुआ जीतकर बाहर निकलेंगे और वो ये सब कुछ किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि साइंस की मदद से करने वाले थे। हालांकि एक बेहतरीन आइडिया था, मगर लास वेगस के किसी भी कसिनो में कोई भी आइडिया काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है और जैसे जैसे आगे चलकर वो जीतते गए उनकी परेशानियां और रिस्क भी बढ़ता चला गया। बहरहाल इसके बाद जो हुआ वो कहानी एक ऐसे जीनियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की है जो रिस्क और जुनून से भरी थी और जिसने उन कसिनोज को लूटा जो खुद कभी नहीं हारते थे। इस कहानी को और बेहतर समझने के लिए हमें कई साल और पीछे जाना पड़ेगा, जब डॉन फार्मर और नॉर्मन पैकर्ड नाम के दोनों स्टूडेंट्स ना तो गैमलर्स थे और ना ही उन्होंने कोई डिवाइस बनाया था। ये दोनों अपने कॉलेज में फिजिक्स के स्टूडेंट्स थे जिन्हें फिजिक्स और यूनिवर्स में फिजिक्स का क्या रोल है ये जानने में बहुत दिलचस्पी थी और अपनी इसी दिलचस्पी की वजह से उन दोनों का ज़्यादातर वक्त किसी न किसी एक्सपेरिमेंट में गुजरता था और उन दोनों का यही मानना था कि अगर सही से ढूंढा जाए तो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर है। इसी कॉलेज के पास एक हॉस्टल था जहां ये दोनों साथ रहा करते थे और उन दोनों के बीच अक्सर कुछ अलग और बड़ा करने की प्लानिंग होती रहती थी और यहीं से एक दिन उन दोनों के बीच कसिनो रूलेट के बारे में डिस्कशन शुरू होता है। नॉर्मन के लिए रूलेट महज एक गेम नहीं था, बल्कि वो उसे एक पजल की तरह देखता था जहाँ एक स्पिनिंग व्हील, एक बॉल और कई सारे सवाल थे। नॉर्मल के दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता था कि क्या ये बॉल रैंडम नंबर्स पर जाकर रुकती है या फिजिक्स की मदद से इन नंबर्स का पहले ही पता लगाया जा सकता है। पहले तो बस ये एक आइडिया था, मगर अब वो दोनों जितना ज़्यादा इस बारे में बात करने लगे उन्हें ये उतना ही मुमकिन लगने लगा, क्योंकि इसके पीछे एक मैथ और साइंस थी जिसकी मदद से वो बॉल की स्पीड और व्हील की रोटेशन का पता लगा सकते थे। उनका मानना था कि अगर वो एग्जैक्ट नंबर्स के आसपास के नंबर्स का पता लगाने में भी कामयाब हो गए तो भी वो इसका अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो दोनों अब तक इस बात से बेखबर थे कि उनका यह आइडिया रेवोल्यूशनरी होने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा और अगर वो सही साबित हुए तो वो हर हार को जीत में बदल सकते हैं। अब अपनी इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए उन्हें इसे हकीकत में बदलना था, जिसके लिए उन्हें रियल कसिनो रूलेट से रियल डेटा की ज़रूरत पड़ने वाली थी। इस डेटा में उन्हें रूलेट बॉल की स्पीड और रूलेट व्हील की स्पिनिंग स्पीड का पता लगाना था, जिसके लिए वो दोनों फैसला करते हैं कि वो लास वेगस के कसिनो जाएंगे। क्योंकि इन कसिनोज में बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी होती थी जिसकी वजह से हर आने वाले शख्स पर बहुत बारीकी से नज़र रखी जाती थी और यही उन दोनों के सामने सबसे बड़ी परेशानी थी कि उन दोनों को ये डेटा सबकी नज़रों के सामने कलेक्ट करना था, वो भी किसी को बिना उन पर शक हुए। ये वो दौर था जब कसिनोज में किसी भी तरह की ट्रिक के पकड़े जाने पर उन्हें महज बाहर ही नहीं निकाला जाता था, बल्कि उनके साथ वो सलूक किया जाता था जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठती थी। मगर इतने खतरों के बावजूद भी डॉन और नॉर्मन वो अनोखा तरीका निकालने में कामयाब हो जाते हैं जिसकी मदद से वो ये डेटा निकाल सकें। उनका ये तरीका बहुत ही जीनियस था, जिसमें वो नॉर्मन की शर्ट की आस्तीन के नीचे एक डिक्टाफोन छुपाते हैं और उनका ये प्लान था कि रूलेट टेबल के पास खड़े होकर वो इस डिक्टाफोन का रिकॉर्डिंग बटन चुपके से दबा देंगे। अब ये रूलेट बॉल जैसे ही रूलेट व्हील के एक फिक्स पॉइंट पर आता वो इस डिक्टाफोन का रिकॉर्डिंग बटन दबा देते, जिससे एक टाइम स्टैम्प क्रिएट हो जाता जिसमें बॉल की स्पीड और व्हील का रोटेशन रिकॉर्ड हो जाता। चूँकि डॉन और नॉर्मन पहली बार कसिनो गए थे जहां वो हर तरफ स्लॉट मशीन्स की आवाज़ सुनते और हर तरफ लोगों के शराब पीते हुए देखते, जिससे कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता था, मगर वो दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो रेगुलर गैमलर्स की तरह बर्ताव करें ताकि किसी को उन पर कोई शक ना हो।
बहरहाल वो दोनों एक रूलेट टेबल को चुनते हैं जहां उन्हें अपना ये एक्सपेरिमेंट करना था और ये टेबल सिक्योरिटी की नज़रों से थोड़ी दूरी पर ही थी। अब नॉर्मन बाकी प्लेयर्स में घुल मिलकर छोटी छोटी बेट्स लगाना शुरू करता है और जैसे ही बेट लगाने के बाद रूलेट व्हील्स घूमना शुरू करती हैं वो उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। नज़र रखने के दौरान नॉर्मन ने अपनी निगाहें एक मार्क पर टिका दी थी और जैसे ही रूलेट व्हील उस मार्क के पास से होकर गुजरता वो डिक्टाफोन का रिकॉर्डिंग बटन दबा देता। ये करने के दौरान नॉर्मन अंदर से पूरी तरह कांप रहा था क्योंकि रूलेट व्हील का डीलर बार बार उसी की तरफ ही देख रहा था। अब नॉर्मन के दिमाग में बार बार कई सवाल आ रहे थे कि क्या ये डिवाइस डीलर को नज़र तो नहीं आ रहा, क्या वो डिवाइस का रिकॉर्डिंग बटन इस तरह दबा रहा है जो देखने से समझ आ रहा हो और डीलर को उस पर शक हो रहा हो, और इन्हीं सवालों की वजह से उसका डर और उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। बहरहाल 1 घंटे टेबल पर गुजारने के बाद वो दोनों कुछ पैसे जीतते हैं और इन कॉइन्स को कैश कराकर कसिनो के बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों इस बात का खास ख्याल रख रहे थे कि वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करें ताकि किसी को भी उन पर कोई शक ना हो, और वो दोनों कसिनो से निकलकर अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। कार में बैठते ही डॉन फौरन कार भगाता है और वो दोनों तब तक सुकून की सांस नहीं लेते जब तक वो वापस अपने हॉस्टल नहीं पहुंच जाते। हॉस्टल पहुंचने के बाद वो दोनों उस डिक्टाफोन से सारी रिकॉर्डिंग्स को सुनना शुरू करते हैं जो उन्होंने रूलेट टेबल के पास करी थी, और इन्हीं रिकॉर्डिंग्स की बिना पर अब वो दोनों बॉल की स्पीड और व्हील की स्पीड को नोट करना शुरू करते हैं। इस रिकॉर्डिंग के रिजल्ट्स उनकी उम्मीद से काफ़ी बेहतर थे और अब उनके सामने एक पैटर्न उभर कर सामने आना शुरू होता है जिससे उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देना शुरू होती हैं जो कसिनो फ्रॉड के इतिहास को बदलने वाली थी। क्योंकि उन्होंने पहले डिक्टाफोन से रिकॉर्डिंग की थी और फिर उसकी रिकॉर्डिंग से एक कैलकुलेशन निकाला था, मगर इस तरीके का इस्तेमाल करने में उनका काफ़ी वक्त बर्बाद हो रहा था, और तब नॉर्मन डॉन से कहता है कि वो एक पोर्टेबल कंप्यूटर डिवाइस बनाएंगे। नॉर्मन का मानना था कि अगर वो इतना छोटा कंप्यूटर डिवाइस बनाने में कामयाब हो गए जिसे आसानी से छुपाया जा सके तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रिकॉर्डिंग्स और कैलकुलेशंस बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर पाएंगे। हालांकि ये लगभग नामुमकिन था, मगर वो दोनों अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहते थे और तब वो एक नए सिरे से अपने प्लान की शुरुआत करते हैं। अब वो दोनों अपनी फिजिक्स लैब से बहुत सफाई से इलेक्ट्रॉनिक सामान चुराते हैं और कई रातें उन्होंने इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के वायर्स की सोल्डरिंग और कोड्स लिखने में गुजार दी। हालांकि वो दिन रात इस पोर्टेबल कंप्यूटर को बनाने में लगे हुए थे, मगर जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे थे वो इतने परफेक्ट नहीं थे और उसमें कुछ कमियां थी। मगर कई दिनों की मेहनत और मशक्क़त के बाद वो एक पोर्टेबल कंप्यूटर बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो परफेक्ट तो नहीं था मगर पहले से काफ़ी बेहतर था। इस कंप्यूटर डिवाइस को इस तरह डिज़ाइन किया गया था जिसे सीधे चेस्ट पर लगाया जा सकता था, जिसमें से 2 वायर्स निकल रहे थे और ये वायर्स पैंट से होते हुए शूज़ में छुपाए जा सकते थे। ये डिवाइस सिग्नल मिलने पर चेस्ट में एक वाइब्रेशन करता था जिससे ये सिग्नल मिल जाता कि कहाँ दांव लगाना है, और ये काफ़ी था उनकी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। अब उन्हें एक और आखिरी चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी एक प्रोफेशनल रोलेट व्हील जिस पर वो अपना पोर्टेबल कंप्यूटर से एक्सपेरिमेंट कर सकें, और उन्होंने जैसे ही इस रोलेट व्हील का इंतज़ाम कर लिया वो लगातार इस पर टेस्ट करने लगे। जो रिजल्ट्स उनके सामने आना शुरू हुए वो इतने एक्यूरेट थे जिससे वो ये आसानी से पता लगा पा रहे थे कि रोलेट बॉल किस नंबर पर जाकर रुकेगी, और इन रिजल्ट्स ने डॉन और नॉर्मन को हैरान करके रख दिया। अब डॉन और नॉर्मन को लगने लगता है कि उन्होंने कसिनो के इस गेम फॉर्मेट का तोड़ निकाल लिया है, मगर थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है क्योंकि अब उन्हें अपनी इस थ्योरी से कसिनोस को ठगना था जो असल में एक चैलेंज था। बहरहाल कई महीनों की प्लानिंग, मेहनत और कैलकुलेशन के बाद वो दिन भी आ गया और डॉन और नॉर्मन दोनों लास वेगस के कसिनो के बाहर खड़े थे। नॉर्मन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि शर्ट के नीचे चेस्ट पर उसका कंप्यूटर डिवाइस लगा था जिसमें से 2 बारीक वायर्स निकलकर उसके जूते में छुपे हुए थे और 2 स्विच से कनेक्टेड थे। हालांकि उनका ये प्लान फुल प्रूफ नहीं था, मगर साथ ही साथ यही एक तरीका भी था जिससे वो कसिनोस को लूट सकते थे, और नॉर्मन इस डिवाइस के साथ डरते और घबराते हुए डॉन को लेकर कसिनो के अंदर घुस जाता है। उन दोनों ने अपने जहन में एक बात बिठा ली थी और वो ये थी कि वो यहाँ खेलने नहीं बल्कि जीतने आए हैं, और फिर वो दोनों अलग अलग होकर एक रूलेट टेबल के पास पहुँचते हैं जिससे किसी को ये ना लगे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इस टेबल पर भीड़ काफ़ी कम थी और ये टेबल सिक्योरिटी की नज़र से भी थोड़ी दूरी पर थी जिससे वो फ़ौरन सिक्योरिटी की नज़र में नहीं आते। बहरहाल अब डीलर गेम को शुरू करते हुए रूलेट व्हील घुमाता है और साथ ही साथ रूलेट बॉल भी इस व्हील में घूमने लगती है, जिसके बाद नॉर्मन एक गहरी सांस लेते हुए एक छोटा दांव लगाता है और डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देता है। हर बार रूलेट व्हील के स्पिन होते ही वो अपने जूतों में छुपे हुए स्विच को अपने पैरों की उंगलियों से दबाता, जिसमें व्हील की स्पीड और बॉल की स्पीड का पता लगाने के लिए स्विच को 2-2 बार दबाना पड़ता। इस स्विच को दबाते ही चेस्ट पर लगा उसका कंप्यूटर डिवाइस सारा डेटा कलेक्ट कर लेता और एक हल्के से वाइब्रेशन के साथ नॉर्मन को ये बताता कि बॉल किस नंबर पर जाकर रुकेगी।
हालांकि ये परफेक्ट नहीं था, मगर 10 में से 7 से 8 बार इस डिवाइस का प्रेडिक्शन सही निकल रहा था और अब नॉर्मन बहुत चौकन्ना होकर छोटे छोटे दांव लगाना शुरू करता है। अब धीरे धीरे नॉर्मन हर जीत के साथ अपना दांव को भी बढ़ाता जा रहा था, जिसकी वजह से उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मगर उसे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उनका बनाया हुआ डिवाइस काम कर रहा था। अभी उसे खेलते हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि तभी एक चीज़ उसे बार बार परेशान करने लगती है, और वो ये थी कि घबराहट की वजह से उसके बदन से जो पसीना छूट रहा था वो इस कंप्यूटर डिवाइस को गीला कर रहा था, जिसकी वजह से अब ये डिवाइस जो भी वाइब्रेशन कर रहा था वो एक तेज़ करंट की तरह महसूस हो रहे थे। हालांकि ये करंट के झटके तेज तो थे, मगर नॉर्मन किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होने दे रहा था, क्योंकि वो ये बात जानता था कि उसका कोई भी एक्शन सिक्योरिटी का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है और वो दोनों मुसीबत में फंस सकते हैं। इसी दौरान नॉर्मन की नज़र एक शख्स पर पड़ती है जो हाथ में वॉकी टॉकी लिए टेबल के किनारे खड़ा था, और ये कोई और नहीं बल्कि सिक्योरिटी का बॉस था, जिसे पिट बॉस भी कहा जाता था। ये देखते ही नॉर्मन अपनी निगाहें नीची कर लेता है और ऐसे खेलने लगता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो, मगर पिट बॉस की मौजूदगी से अब उसका डर और उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। बहरहाल जब ये वाइब्रेशंस के झटके नॉर्मन की बर्दाश्त से बाहर हो गए, तब वो फैसला करता है कि वो अब गेम को रोक देगा और अपने चिप्स कैश करा लेगा। वो अपने सारे जीते हुए चिप्स उठाता है और रेस्ट रूम की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो बेहद डर गया। वो भी रेस्ट रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए कदमों की आहट सुनाई देती है, और ये कोई और नहीं बल्कि पिट बॉस था जो नॉर्मन के पीछे आ रहा था। नॉर्मन डर के मारे वहीं जम जाता है और उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं कि क्या पिट बॉस को उस पर शक हो गया है, क्या वो पकड़ा गया है। मगर तभी पिट बॉस के वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आता है जिसमें उसे दूसरी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए बुलाया जा रहा था, और वो वहाँ से चला जाता है। अब नॉर्मन बजाय रेस्ट रूम जाने के कैश काउंटर की तरफ बढ़ता है और वहाँ अपने सारे चिप्स को कैश कराकर कसिनोज के बाहर आ जाता है, जहाँ डॉन पहले ही खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। बाहर आने के बाद वो दोनों चैन की सांस लेते हैं, और उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उनका डिवाइस काम कर गया था, और वो दोनों सेलिब्रेट करने चले जाते हैं। हालांकि वो दोनों ये बात जानते थे कि ये महज अभी एक शुरुआत है और वो दोनों यहाँ बहुत सारे पैसे कमाने आए हैं, मगर इसके लिए उन्हें ज़्यादा प्लेयर्स और ज़्यादा डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ने वाली थी। इस बार जो दांव उन्होंने खेला था वो पैसों के लिए नहीं, बल्कि वो अपनी थ्योरी को सही साबित करना चाहते थे कि वो अपनी डिवाइस की मदद से कसिनोज को ठग सकते हैं, और अब वो अपने इस ऑपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इस जीत से ये भी साबित हो गया कि फिजिक्स की मदद से रूलेट व्हील के मैकेनिज्म को भी क्रैक किया जा सकता है, लेकिन अगर उन्हें अपने इस इन्वेंशन से बेशुमार दौलत कमानी है तो उन्हें एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। अब नॉर्मन और डॉन दोनों मिलकर ऐसे लोगों की तलाश में लग जाते हैं जो इस फ्रॉड में उनका साथ दे सकें, मगर उन्हें ऐसे लोगों की तलाश थी जिन पर वो भरोसा कर सकें और साथ ही साथ चालाकी और सफाई से इस काम को अंजाम दे सकें। बहरहाल कई रातों के डिस्कशन और प्लानिंग के बाद वो अपनी ही क्लास के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को इस प्लान में शामिल कर लेते हैं और सभी से कहते हैं कि वो इस ऑपरेशन के बारे में सही से सीखें, रूल्स को फॉलो करते हुए खेलें और उन्हें उनका हिस्सा दे दिया जाएगा। अब नॉर्मन गैंग के हर मेंबर को ट्रेनिंग देने लगा, जिसमें वो सभी को ये बताता कि कैसे इन कंप्यूटर डिवाइस को ऑपरेट करना है, कैसे अपने पैरों की उंगलियों से डिवाइस के स्विच को दबाना है और कैसे वाइब्रेशंस के सिग्नल्स को समझना है। उधर डॉन ने ट्रेन का दूसरा डिपार्टमेंट संभाला हुआ था, जिसमें वो सभी को सिखा रहा था कि कैसे भीड़ में शामिल होना है और कैसे बिना किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचे खेलना है। अपने प्लान को बेहतरीन बनाने के लिए वो कई हफ्तों तक इसकी प्रैक्टिस करते, कभी कसिनोज में तो कभी उन सेटअप्स पर जो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाए थे, और इसी प्रैक्टिस के दौरान वो डिवाइस से लेकर अपने बिहेवियर में आने वाली हर कमी को एनालाइज करते और उसे दूर करते। वो किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि एक ज़रा सी गलती उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। इसी दौरान नॉर्मन कंप्यूटर डिवाइस को और बेहतर बनाने के लिए उस पर काम करना शुरू कर देता है, और चूंकि ये डिवाइस थोड़ा ज़्यादा भारी था, जिसके वायर्स भी काफ़ी पतले थे और साथ ही साथ इसके बजर्स भी पसीने की वजह से करंट मारने लगते थे, इसलिए नॉर्मन एक एक करके इन सभी चीज़ों को सही करना शुरू करता है। बहरहाल कई महीनों की ट्रेनिंग और तैयारियों के बाद उनके पास बेहतर डिवाइसेस और एक बेहतरीन टीम थी, जिसमें कुल 16 लोग शामिल थे, और इन 16 लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया, जिसमें आधे लोग डेटा कलेक्ट करने का काम करेंगे और बाकी आधे लोग उन्हीं के इशारे पर टेबल पर दांव लगाएंगे। ऐसा करने के पीछे की वजह यह थी कि अगर दांव खेलने वाले पर किसी सिक्योरिटी को शक हो जाए और वो उसकी तलाशी भी ले, तब भी उसे कुछ ना मिले। अब उनकी टीम पूरी तरह तैयार थी, जो आने वाले हफ्तों में लास वेगास के कई कसिनोज को टारगेट करने वाली थी, और ये सब वो लोग अलग अलग ग्रुप्स में करने वाले थे ताकि किसी को भी उन पर कोई शक ना हो।
वो सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर दे रहे थे कि उनकी जीत ऐसी लगे जैसे किस्मत उनका साथ दे रही है और किसी को ये भनक तक न लगे कि वो किस ठगी को अंजाम दे रहे हैं। अब वो लोग पूरी टीम को दो दो के पैर्स में बांट देते हैं, जिसके बाद हर पैर अगस्त की एक रात अलग अलग कसिनोज में पहुंच जाता है अपने इस फ्रॉड को अंजाम देने के लिए। रूलेट टेबल्स पर पहुंचने के बाद हर कोई अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है, जिसमें एक शख्स बहुत सफाई से अपने जूतों के अंदर छुपे स्विच को दबाता है, जिससे चेस्ट पर लगा कंप्यूटर डिवाइस रूलेट बॉल और व्हील की स्पीड को ट्रैक करके एक सिग्नल देता है और फिर यही सिग्नल वो शख्स सामने खड़े अपने पार्टनर को दे देता है, जिसके बाद वो दांव लगा देता है। दांव लगाने के दौरान टीम मेंबर्स मुस्कुराते हुए अगल बगल के लोगों से बातचीत भी करते रहते ताकि उनका बिहेवियर नॉर्मल लगे और किसी को उन पर कोई शक ना हो। बहरहाल कई महीनों की उनकी प्रैक्टिस और मेहनत रंग लाई और उसी रात वो सभी अलग अलग कसिनों से हज़ारों डॉलर जीतने में कामयाब हो गए, जिसमें कई जगह तो उन्होंने $100 को $1000 में बदल दिया, वो भी महज 1 घंटे के अंदर। हालांकि वो लगातार जीतते तो जा रहे थे, मगर हर जीत के साथ रिस्क भी उतना ही बढ़ता जा रहा था और आगे चलकर इस रिस्क ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। इस जीत के बाद उसी रात टीम के सभी मेंबर्स एक होटल में मिलते हैं, ये जानने के लिए कि किसने कितने पैसे जीते, और उनकी सभी टीम्स ने मिलकर जो रकम जीती थी वो थी $12,000। हालांकि ये रकम बहुत कम थी, मगर इससे ये साबित हो गया था कि उनका सिस्टम काम कर रहा है, मगर साथ ही साथ एक परेशानी भी उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। इस फ्रॉड ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान कंप्यूटर डिवाइसेस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से कुछ डिवाइसेस ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से 2-3 मेंबर्स की चेस्ट स्किन जल गई और ये वो प्रॉब्लम थी जिसे वो पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। बहरहाल वो सभी अपनी इस जीत का जश्न मनाते हुए पैसे आपस में बांट लेते हैं, मगर सभी के मन में ये सवाल था कि एक बार तो वो कसिनो को लूट चुके हैं, मगर क्या वो दोबारा ऐसा कर पाएंगे, वो भी बिना किसी की नज़रों में आए। क्योंकि उन सभी ने अपनी थ्योरी को सही साबित करके कसिनोज को लूटा था, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था और अब उन्हें इसकी आदत लगती जा रही थी और यही आदत आगे चलकर उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली थी। उधर कसिनोज की सिक्योरिटी टीम्स को भी अब इन लोगों पर शक होना शुरू हो गया था और वो ये देखते हैं कि ये प्लेयर्स कुछ रैंडम नंबर्स पर दांव लगाते हैं और हर बार जीत कर ही बाहर निकलते हैं, जिससे एक पैटर्न उभर कर उनके सामने आना शुरू होता है। एक रात डॉन अपनी टीम के एक मेंबर के साथ एक कसिनो को टारगेट करता है और वो दोनों बहुत आसानी से अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके एक के बाद एक दांव जीत रहे थे, मगर तभी एक पिट बॉस गार्ड उनकी टेबल के पास चक्कर लगाने लगता है। पहले तो वो बस हाथ बांधकर उनकी टेबल के पास चुपचाप खड़ा हो जाता है और उन्हें देखने लगता है, मगर डॉन को यह एहसास हो गया था कि कसिनो को उस पर शक हो गया है और अब कभी भी कुछ भी होने वाला है। अब डॉन अपने पार्टनर को इशारा करके चिप्स कैश कराने के लिए कहता है, मगर वो दोनों जैसे ही टेबल से उठते हैं पिट बॉस उनके पास आकर कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है और क्या वो उनसे कुछ सवाल कर सकता है। ये सुनते ही डॉन अंदर से कांप उठता है, मगर वो नॉर्मल रहकर मुस्कुराते हुए पिट बॉस से कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो जो भी चाहे उनसे पूछ सकता है। पिट बॉस डॉन से कहता है कि एक रूटीन पूछताछ है जो वो अपने कस्टमर्स को जानने के लिए करते हैं और उसे उसके पीछे आने के लिए कहता है। पिट बॉस डॉन को कसिनो के पीछे एक ऑफिस में ले जाता है और फिर वहाँ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें सबसे पहला सवाल करते हुए पिट बॉस उससे पूछता है कि वो कहाँ से है और वो कब से लास वेगस में है। डॉन अभी सवाल का जवाब देने ही वाला था कि तभी पिट बॉस उससे कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है और वो क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से तुम लगातार जीत रहे हो। इस सवाल से डॉन घबरा जाता है, मगर वो खुद को संभालते हुए पिट बॉस से कहता है कि ये महज बिगिनर्स लक है, मगर पिट बॉस उसके जवाब से कन्विंस नहीं होता। एक पल के लिए तो डॉन को लगने लगा कि अगर पिट बॉस ने उसे चेक कर लिया तो उसके चेस्ट पर लगा कंप्यूटर डिवाइस पकड़ा जाएगा और उनका खेल खत्म हो जाएगा, मगर तभी किस्मत डॉन का साथ देती है। इसी पूछताछ के दौरान दरवाजे पर एक दस्तक होती है और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड पिट बॉस से कहता है कि कसिनो में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और उसे इसके साथ चलना होगा। ये सुनते ही पिट बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो डॉन को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा करते पकड़ा गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं और फिर उसे वहाँ से जाने देता है। हालांकि डॉन यहाँ से बचकर तो निकल गया था, मगर जब वापस जाकर उसने ये बात नॉर्मन और अपनी टीम को बताई तब उनकी रूह कांप गई और फिर उन्हें ये डिस्कस होने लगा कि आगे क्या करना है। ज़्यादातर टीम मेंबर्स का यही कहना था कि अब उन्हें रुक जाना चाहिए क्योंकि वो ठीक ठाक पैसे बना चुके हैं, वरना ये पैसे भी उनके हाथ से चले जाएंगे, मगर नॉर्मन और डॉन किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थे। वो दोनों अब इतना दूर निकल चुके थे कि वहाँ से वापस लौटना काफ़ी मुश्किल था और तब नॉर्मन कहता है कि अगर हम चौकन्ना रहकर काम करें तो हम इसे आसानी से अंजाम दे सकते हैं। नॉर्मन और डॉन को देखकर लग रहा था कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अब कसिनोज को बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आ रहा था और उन्हें इस बात से किक मिल रही थी कि उन दोनों ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया।
अब जैसे जैसे इसमें रिस्क बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे टीम मेंबर्स इस गैंग को छोड़कर जाते जा रहे थे और बचे हुए मेंबर्स अब अपनी टेक्निक्स और अपने डिवाइसेस को और बेहतर बनाने पर काम करने लगते हैं। नॉर्मन ने कंप्यूटर डिवाइस को और बेहतर बनाने के लिए कई रातें गुजारी। वहीं डॉन बाकी टीम मेंबर्स को बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर पर दिन रात ट्रेनिंग देने लगा ताकि वो नॉर्मल गैमलर्स लोगों की तरह लगें और उन पर किसी को कोई शक ना हो। क्योंकि डॉन की पूछताछ से वो सभी बहुत घबरा गए थे और वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे और इसीलिए वो अपनी सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन गैमलिंग की तैयारी करने लगते हैं। मगर साथ ही साथ उन्हें ये डर भी था कि ये उनकी आखिरी गैमलिंग भी हो सकती है। इस बार डर और घबराहट काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि इस बार वो महज रूलेट व्हील के खिलाफ ही नहीं खेलने वाले थे बल्कि वो पूरे कसीनो और वक्त के खिलाफ खेलने वाले थे जो शायद उनकी ज़िंदगी बना सकता था या बर्बाद भी कर सकता था। इस बार भी उनका यही प्लान था कि अलग अलग टीम्स एक ही रात में अलग अलग कसिनोज जाएंगी, मगर इस बार उनकी बेट्स बड़े अमाउंट की होंगी ताकि वो एक ही बार में बड़ा अमाउंट जीत सकें और इससे पहले किसी की नज़र उन पर पड़े वो कसिनोज से बाहर निकल जाएं। डॉन की सभी टीम मेंबर्स को साफ हिदायत थी कि वो अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं करेंगे और वो सिर्फ रूल्स को फॉलो करेंगे और अपने चेहरों पर एक मुस्कुराहट रखेंगे। बहरहाल गर्मियों की एक शाम वो लास वेगस की उन सड़कों पर निकलते हैं जहां कसिनोज, गैमलर्स और टूरिस्ट थे और नॉर्मन अपने एक पार्टनर के साथ डाउनटाउन कसिनो चला जाता है। वहीं डॉन अपने पार्टनर के साथ वहां के सबसे बड़े कसिनो में एंट्री करता है। डॉन जैसे ही कसिनो में घुसता है वहाँ जगह जगह लोग उसे अलग अलग गेम्स खेलते दिखाई देते हैं और हर थोड़ी देर में किसी न किसी के जीतने का सेलिब्रेशन हो रहा था और वो भी अपने पार्टनर के साथ एक रूलेट टेबल पर जाकर बैठ जाता है। इस बार ये कंप्यूटर डिवाइस नॉर्मन के पार्टनर ने अपने चेस्ट पर लगाया था और वो रूलेट व्हील्स के घूमते ही जूते में छुपे अपने स्विच दबाता है, जिसके बाद ये डिवाइस बॉल और व्हील की स्पीड मेजर करके एक वाइब्रेशन करता है और नॉर्मन का पार्टनर ये सिग्नल उसे दे देता है। हर बार अपने पार्टनर से सिग्नल मिलते ही नॉर्मन अपना दांव खेल देता और वो दोनों जीत जाते और अभी तक तो सब कुछ बहुत आसानी से और बहुत सही जा रहा था जिसमें वो अलग अलग रैंडम नंबर्स पर जीत रहे थे। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके इस फ्रॉड ऑपरेशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसी दौरान एक गार्ड की नज़र नॉर्मन और उसके पार्टनर पर पड़ती है और वो ये देखता है कि ये दोनों लगातार जीते जा रहे हैं और ना तो वो अपने आसपास किसी से कोई बात कर रहे हैं और ना ही इधर उधर देख रहे हैं। इन दोनों पर शक होते ही गार्ड इस बात की खबर पिट बॉस को दे देता है और पिट बॉस दूर से इन दोनों पर नज़र रखने लगता है। नॉर्मन और उसके पार्टनर से इस बार बस यही गलती हो गई कि वो अपने गेम में इतना ज़्यादा खो गए कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि गार्ड उन्हें शक की नज़रों से देख रहे हैं और वहीं डॉन और उसके पार्टनर को अलग तरह की मुसीबतों ने घेर लिया। डॉन ने कंप्यूटर डिवाइस के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैड्स अपने चेस्ट पर लगाए थे उनमें कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से ये सिग्नल मिलने पर जब भी वाइब्रेट करते एक बहुत तेज़ इलेक्ट्रिक शॉक डॉन को लगता। हालांकि इलेक्ट्रिक शॉक बर्दाश्त के बाहर थे मगर तब भी डॉन रुका नहीं और वो अपने पार्टनर से कहता है कि सिग्नल मिलने पर वो बस खेलता चला जाए। मगर अब धीरे धीरे शॉक की वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो होने लगा और वो सफाई से सिग्नल भी नहीं दे पा रहा था। डॉन के इस अजीब बर्ताव को देखकर यहाँ भी एक गार्ड को उस पर शक हो जाता है, मगर चूंकि डॉन चौकन्ना होकर खेल रहा था और उसे ये बात समझ आ जाती है और तभी वो अपने पार्टनर से इशारा करके सभी कॉइन्स को कैश कराने के लिए कहता है। अब तक वो लोग कुछ $1000 के कॉइन जीत चुके थे और वो इन कॉइन्स को लेकर कैश काउंटर की तरफ बढ़ जाते हैं और इससे पहले कोई गार्ड उनसे पूछताछ करता वो कॉइन्स को कैश कराकर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर दूसरे कसिनो में नॉर्मन को भी ये भनक लग जाती है कि उस पर नज़र रखी जा रही है और तब वो एक चाल चलता है। इस बार वो एक छोटा दांव लगाकर जानबूझकर हार जाता है, जिससे गार्ड को लगने लगता है कि सब कुछ सही है और फिर वो भी फौरन कॉइन्स को कैश कराता है और कसिनो से बाहर आ जाता है। बहरहाल इस बार जब वो सभी वापस उस जगह पर मिलते हैं जहां से वो ऑपरेट करते थे तब उन्हें ये समझ आ गया था कि उनके प्लान में बहुत सारी कमियां हैं और कसिनोज को लंबे वक्त तक लूटना लगभग नामुमकिन है। नॉर्मन ने आज जो कसिनो में हुआ उस बारे में सभी को बताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि अब वो लोग कसिनो की नज़रों में आना शुरू हो गए हैं और अगर वो ये सब जारी रखते हैं तो वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। ये सुनते ही डॉन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और साथ ही साथ ये भी पूछता है कि क्या उन्हें अब ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। इस सवाल के बाद पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो लोग अपनी लिमिट से बाहर जाकर नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश कर रहे थे और अचानक इस खामोशी को तोड़ते हुए नॉर्मन कहता है तो क्या हुआ अगर उन्हें ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी थ्योरी को सही साबित करने और कसिनोज को लूटने में तो कामयाब हो गए और उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है। आखिरकार उन सभी में ये तय होता है कि वो अब ये सब कुछ बंद कर देंगे और सारी जीत की रकम को आपस में बांटकर वहाँ से चले जाते हैं।
इस फ्रॉड के कई साल बाद ये कहानी एक टीम मेंबर की वजह से बाहर आ जाती है और तब लोगों को इस जीनियस फ्रॉड के बारे में पता चलता है, जिसके बाद लोगों में एक बहस छिड़ गई कि क्या साइंस और फिजिक्स की मदद से कसिनोस को लूटा जा सकता है और क्या ये उनका तरीका चीटिंग थी या एक जीनियस प्लानिंग। बहरहाल इस फ्रॉड ऑपरेशन को ख़त्म करने के बाद डॉन और नॉर्मन ने दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू की और इस फ्रॉड ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान जो डिटर्मिनेशन और सफाई उन्होंने सीखी वो आगे चलकर उनके बहुत काम आई और उन्होंने अपने करियर में बहुत कामयाबी हासिल की। रही कसिनोस की बात, तो ये उनके लिए एक वार्निंग थी कि अगर गेम के दौरान किसी पर ज़रा भी शक हो या उसका बर्ताव अजीब हो तो उसकी फ़ौरन जांच पड़ताल की जाए। मगर कोई भी सर्विलेंस या जांच इस बात को नकार नहीं सकती कि दो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स ने एक ऐसा तोड़ निकाला जिससे वो कसिनोस को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गए। इस कहानी से ये पता चलता है कि ये कभी पैसों के लिए था ही नहीं, बल्कि वो दोनों बस ये प्रूव करना चाहते थे कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है, जिससे वो साबित करने में कामयाब भी हो गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।